So welcome to all of you, and today we are going to discuss radiopharmaceuticals. Okay, so you can see the first slide of radiopharmaceuticals, and you can actually it is the starting slide, so that so you cannot observe what happens in this slide. Okay, so after lecture means after completion of this lecture, you can understand what is the meaning of this slide. Okay, सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी, आप पहले इसको देखो अच्छे से कि क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जब इस आपका लेक्चर कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपका जो इमेजेस यहाँ पे डाली गई हैं, ठीक है, वो किसके मतलब क्या एक्सप्लेन कर रही हैं। ओके, सो कम ऑन द फर्स्ट स्लाइड. In this slide I mentions the radio, what is the definition of radio pharmaceuticals. ठीक है, so radio pharmaceuticals का definition क्या होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ओके, सो आसान शब्दों में आप कह सकते हो कि ऐसे कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस व्हिच इमिट्स रेडिएशंस, क्या इमिट करते हैं, रेडिएशन को इमिट करते हैं, ठीक है, या रिलीज करते हैं। ठीक है, और कहाँ पे यूज होते हैं, इट इज यूज मेजरली इन फार्मेसी। ओके ओके, फार्मेसी। ठीक है, तो ये ऐसे कंपाउंड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, आप इंग्लिश में अगर इसको बोलना चाहो तो व्हाट इज द हाउ, कैसे आप बोल सकते हो कि इट इज द कंपाउंड और सब्सटेंसेस व्हिच इमिट्स रेडिएशंस, ओके, एंड व्हिच आर यूज्ड इन फार्मेसी। ओके, इसके हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को दो या तीन और वर्ड्स यूज कर सकते हैं इसके लिए, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के लिए। जैसे हम कह सकते हैं इसको रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो न्यूक्लियाइड्स, ओके, या रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, तीन नामों से रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को जाना जाता है। आइदर सिमिलर, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि सिमिलर वर्ड्स आर यूज्ड फॉर दीस सब्सटेंसेस लाइक रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो न्यूक्लियाइड्स एंड रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इमिट रेडिएशन को इमिट करते हैं और फार्मेसी बैकग्राउंड में यूज होते हैं। ठीक है, इनको हम तीन नामों से और जान सकते हैं, रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो न्यूक्लियाइड्स एंड रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, आपको, ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि it is the process of emitting radiations by unstable isotopes is known as radioactivity. ऐसे आइसोटोप जो कि अनस्टेबल हैं। ठीक है, अनस्टेबल मतलब रिएक्टिविटी उनकी ज्यादा है, बात समझ में। तो वो कोई भी अनस्टेबल सब्सटेंस या आइसोटोप्स कह लो, कोई भी अनस्टेबल, ठीक है, आइदर आइसोटोप्स की बात हो या फिर दूसरे चीजों अनस्टेबल, कोई भी सिस्टम को ले लो, वो क्या होना चाहता है, स्टेबल। ओके, तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्या इमिट्स करेगा, रेडिएशंस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ इमिटिंग रेडिएशंस बाय अनस्टेबल आइसोटोप इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ आइसोटोप्स आर नोन एज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, ऐसे हम आइसोटोप्स को बोलते हैं कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। ठीक है, तो आपको रेडियो एक्टिविटी पता चल गया होगा और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पता चल गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, तो रेडियो आइसोटोप्स क्या होता है, दीज आर द अनस्टेबल आइसोटोप्स। क्या है, दीज आर अनस्टेबल आइसोटोप्स। ठीक है, व्हिच इमिट्स रेडिएशन, क्या इमिट्स करेंगे, रेडिएशंस को। क्यों इमिट्स, रेडिएशन को क्यों इमिट करेंगे, क्योंकि ये स्टेबल होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये रेडियो आइसोटोप्स का डिफिनीशन है। तो तीन पॉइंट्स कवर किए, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने थोड़ा डिफाइन किया आइसोटोप्स, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप्स और एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसमें से आपको पता होगा बहुत सारी चीजें। आइसोटोप्स को आप डिफाइन कैसे करोगे कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है, क्या है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स व्हिच हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट व्हिच हैव डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स को कैसे डिफाइन करोगे कि इनका क्या होता है, मास नंबर तो सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, ऐसे एटम्स को आइसोटोप्स, या ऐसे आइटम्स ऑफ एन एलिमेंट को क्या बोलोगे, आइसोटोप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आइसो जो है, आइसो मीन्स होता है सिमिलर, टोप्स मीन्स होता है प्रोटॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन जिनका प्रोटॉन एटॉमिक, प्रोटॉन्स मीन्स टोप्स, सॉरी फॉर दैट, आइसोटोप्स। ठीक है, आइसो मीन्स सिमिलर, ठीक है, एंड टोप्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। ठीक है, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास इज नोन एज आइसोटोप्स।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब यहाँ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इमिट कर रहे हैं, क्या इमिट कर रहे हैं? रेडिएशंस को इमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सॉरी रेडिएशन को इमिट कर रहे हैं, मतलब उनका जो कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो अगर रेडिएशन को इमिट करेगा तो दूसरे एलिमेंट, दूसरे एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको 50% डिसइंटीग्रेशन, मतलब टूटने के लिए, ठीक है, जो टाइम 50% टूटने के लिए जो टाइम लग रहा है वो क्या उसका कहलाएगा? हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है। अब आप थोड़ा मैंने जो मेंशन किया उसको देख लो एक बार। इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डीके टू वन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। वन हाफ मींस 50% एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जो भी टाइम दिया गया है, ठीक है, उस टाइम में 50% डिस्टिंग्रेशन में जो भी टाइम लग रहा है उसको क्या बोलोगे? हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। ये इसका डिफिनीशन। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आपको पता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम्स, ठीक है। प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं आपके? अगर सेंटर पॉइंट, सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं एटम के, अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इट इज द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। अब बात करते हैं मास नंबर की। तो मास नंबर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ, अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करोगे, ठीक है, सम ऑफ ऐड करोगे तो वो कहलाएगा मास नंबर, ठीक है। अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, तो आई थिंक इस स्लाइड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा ठीक है, हाँ, ओके। तो आपको जो इसमें ना समझ में आओ, आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे, क्योंकि ये काफी इजी हैं, आपने इंटर में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। रेडिएशन का यूनिट्स क्या होता है? तो बहुत सारी यूनिट्स होते हैं, जैसे क्यूरी, मिली क्यूरी, माइक्रो क्यूरी, बेकरल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रोएंटजेन एंड रेडॉन, ठीक है। तो ये सारी क्या है? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब हम क्यूरी को, वन क्यूरी कितना होता है? 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बेकरल, ठीक है। और अगर इसका हम डिफिनीशन देखेंगे तो इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अंडरगोइंग 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिस्टिंग्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना डिस्टिंग्रेट होगा? 3.7 इंटू 10 की पावर 10, इट इज कॉल्ड क्यूरी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बेकरल। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी डिफाइंड एज वन ट्रांसफॉर्मेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो वन ट्रांसफॉर्मेशन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना ट्रांसफॉर्मेशन? वन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड बेकरल। वन बेकरल इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 की पावर-11 क्यूरी, ठीक है। अब बात करते हैं वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर-19 जूल, ठीक है। ये आप काफी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, ठीक है। वन रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 10 की पावर-2 जूल पर किलोग्राम, या जूल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। रोएंटजन का अगर आप डिफिनीशन देखोगे तो वन रोएंटजन इज इक्वल टू क्या होता है? 2.58 इंटू 10 की पावर-4 कूला 4 कूलाम पर किलोग्राम, ठीक है। कूलाम पर किलोग्राम डिनोट करो, या कूलाम किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने एक्चुअली इमेज काफी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इट इज द मैडम क्यूरी, ओके। क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिस्कवरी में काफी ज्यादा जाता है, ठीक है। तो और इनके नाम पे ही यूनिट यूनिट मतलब रेडियो एक्टिव की यूनिट रखा गया। तो इट इज मतलब काफी फेमस साइंटिस्ट थी ये मैडम क्यूरी, ठीक है। ये भी आप इमेज देख सकते हो, ओके। एक्चुअली थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज कंट्रीब्यूशन इज ऑफ मैडम क्यूरी इज मच मोर इन दिस एरिया। सो शी वाज बोर्न इन November 7, 1867, ठीक है। कि इनका जो बॉर्न हुआ 1867 में बॉर्न हुई, और इनका जो डेथ हुआ 1934, ठीक है। और और इन्होंने एक्चुअली 1920 में सी सफर फ्रॉम ए प्लास्टिक एनीमिया ऑफ मेनी इयर्स बाय एक्सपोजर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे काफी काम किया, तो उसके एक्सपोजर से एक इनको प्रॉब्लम हुई ए प्लास्टिक एनीमिया की, ठीक है। और बाद में 1934 में इसी ड्यू टू मच मोर हाउ यू कैन डिफाइन much more absorption of radiation by their body, they will die in 1934। मतलब 1934 में इनका डेथ हो गया,
और ड्यू टू ए ब्लड डिसीज, और ब्लड डिसीज जो हुई वो इनका रेडिएशंस जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड थे उनकी रेडिएशंस जो निकली वो ये ठीक है वो इनकी बॉडी को काफी मतलब टॉक्सिक हार्मफुल इफेक्ट इनके बॉडी के पे हुआ और इनका डेथ 1934 जुलाई 1934 में हुआ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि मैडम क्यूरी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन का बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इम्पिंगिंग अपॉन बायोलॉजिकल टिश्यू डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो कोई भी रेडिएशंस अगर आपकी बॉडी पे जाता है, यहाँ पे बायोलॉजिकल लिया गया वर्ड्स, तो आपके कहीं भी कोई भी बॉडी पार्ट्स पे जाता है, तो यहाँ पे देखो रेडिएशंस का हम यूज फार्मास्यूटिकल्स में कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी डिसीज को ट्रीटमेंट, डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई भी द एबिलिटी ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट इन टिश्यू। ठीक है, कि बहुत जैसे उस रेडिएशन जो भी रेडिएशन हम यूज कर रहे हैं फॉर डिफरेंट डिसीजेस में, ठीक है, उसकी पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहती है कि कोई भी टिश्यू से हमें अगर पास करना है उस रेडिएशंस को तो उसका पेनिट्रेशन पावर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट टिश्यू। ठीक है, फिर बात आती है एनर्जी ऑफ रेडिएशंस। अगर रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी मतलब उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये फैक्टर्स डिपेंड कर रहा है। एबिलिटी ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट टिश्यू मींस पेनिट्रेशन पावर की बात कर रहा है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन मतलब अच्छी होनी चाहिए। सरफेस एरिया एक्सपोज टू रेडिएशन, जहां भी आप रेडिएशन को यूज कर रहे हो उस सरफेस एरिया को द्वारा कितना एब्जॉर्ब रेडिएशन किया गया है। ठीक है, इस पे आपका इफिशियंसी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, डोज रेट ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, कितना डोज आप रेडिएशंस को दे रहे हो। ठीक है, फिर बात आती है कि when radiation interact with the molecule present in the tissue it form free radicals। ठीक है, आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज वाटर का होता है। ठीक है, तो वहां पे these free radicals form from water or other toxic ion at shown below। ठीक है, तो रेडिएशन सबसे पहले क्या करेंगी, इस वाटर मॉलिक्यूल आपकी बॉडी टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है तो वाटर को कन्वर्ट कर देंगी फ्री रेडिकल मतलब एच फ्री रेडिकल और ओ एच फ्री रेडिकल में। ठीक है, फिर ठीक है ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया तो मतलब क्या है आपका चैन इनिशिएशन स्टेप स्टार्ट हो गया। फिर क्या है प्रोपोगेट। अब ये क्या करेगा कि ये फ्री रेडिकल H प्लस फ्री रेडिकल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किस में कर देगा OH फ्री रेडिकल में और हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चैन प्रोपोगेशन। तो हो गया चैन प्रोपोगेशन में तीसरा स्टेप, दो स्टेप है चैन प्रोपोगेशन के। ये OH दूसरे वाटर से रिएक्ट करके H2O2 बनाएगा H फ्री रेडिकल और ये दूसरा चैन टर्मिनेशन दूसरा H फ्री रेडिकल दूसरे H फ्री रेडिकल को कन्वर्ट किस रिएक्ट करेगा कन्वर्ट किस में हो जाएगा वाटर। OH फ्री रेडिकल्स में इंटरेक्ट करेगा बनाएगा H2O2 और H फ्री रेडिकल OH फ्री रेडिकल बनाएगा वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस, ये जो रेडिएशंस हैं कहाँ पे यूज हो रही हैं फार्मास्यूटिकल्स मेजरली मतलब डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए। जैसे आपको कैंसर हो गया है, ठीक है, तब हम कैंसर हो गया है तो उस कैंसर सेल को हम किल कर वो कैंसर सेल को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इन रेडिएशंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारे जो फैक्टर पेनिट्रेशन पावर अच्छा होना चाहिए, एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, सरफेस एरिया जिस पे अप्लाई कर रहे हो वो अच्छे से उस सरफेस एरिया पे आपकी रेडिएशन जानी चाहिए, या डोज रेट रेडियो कितना डोज दे रहे हो पूरा अच्छे से डोज मिल रहा है कि नहीं, तो डोज रेट भी एक अच्छा फैक्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उस मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट मतलब अच्छे से उस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये सारी मतलब और कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है, तो द फ्री रेडिकल्स एंड पेरोक्साइड आर वेरी टॉक्सिक। यहाँ पे थोड़ा देखना है द फ्री रेडिकल्स एंड पेरोक्स फ्री रेडिकल्स मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये रिएक्टिव होने की वजह से दूसरे सेल को मतलब दूसरे सेल या दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि दूसरे जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं प्रोटीन्स है आपका लिपिड है कार्बोहाइड्रेट उनसे इंटरेक्ट करके उनकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो द फ्री रेडिकल्स एंड पेरोक्साइड आर वेरी टॉक्सिक। ठीक है, तो ये दोनों पेरोक्साइड एज वेल एज फ्री रेडिकल्स काफी हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। दीज कैन चेंज द
पीएच एंड गैस्ट्रिक चेंजेस, ठीक है, यहाँ तक कि ये पीएच को भी चेंज कर देते हैं और गैस्ट्रिक चेंजेस को भी, गैस्ट्रिक चेंज मतलब गैस्ट्रिक जो जूस है उसका पीएच को चेंज कर देंगे, ये आप कह लो, ठीक है। इट आल्सो अफेक्ट्स डीएनए इन द सेल्स, डीएनए आपको पता है जेनेटिक मटेरियल, तो इसके स्ट्रक्चर को भी ये चेंज कर सकते हैं, देयरफॉर जेनेटिक मेकअप में भी डिस्टर्ब चेंजेस, ठीक है। तो जेनेटिक मेकअप मतलब जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाना, मतलब जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाना, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अल्टर अमीनो मिस रीडिंग रिजल्ट इन टिश्यू नेक्रोसिस, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, थोड़ा साइड इफेक्ट्स हैं इन रेडिएशन जब हम फार्मेसी में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस, जो आपकी ये रेडिएशंस अप्लाई की जा रही हैं इस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स पे, ठीक है। इट आल्सो अफेक्ट्स डीएनए इन सेल, मतलब ये डीएनए आपका ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल, मैंने स्ट्रक्चर इसको मेंशन किया। और यहाँ पे रेडिएशन जब इनसे इंटरेक्ट करेंगी तो इनके क्या है, क्योंकि डीएनए बेस पेयर होते हैं इसमें, अगर केमिस्ट्री इनकी देखोगे तो बेस पेयर मतलब एडेनिन गुआनिन प्यूरिन, बहुत सारे एडेनिन गुआनिन एंड साइटोसिन थाइमिन, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इनसे इंटरेक्ट करके ये इनका जेनेटिक मेकअप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा हाफ लाइफ ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड। रेडियो न्यूक्लाइड यहाँ पे मतलब क्या है, रेडियो फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डिके वन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, वन हाफ मतलब 50% डिस्टिंगुएशन की बात कर रहा है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सपोज वी हैव 64 माइक्रो क्यूरीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन ए गिवन सैंपल ऑफ फेरिक सिट्रेट सॉल्यूशन ऑन डेट अत्ते अत्ते, ठीक है। तो 64 मिली क्यूरी, ठीक है। तो 32 मिली क्यूरी आफ्टर सेकेंड टाइम पीरियड, तो थर्ड टाइम पीरियड इसका हाफ मतलब 16, ठीक है। और फोर्थ टाइम पीरियड मतलब इसका हाफ, ठीक है। तो हाफ हाफ मतलब 50% डिस्टिंगेशन यहाँ पे, सेकेंड में इतना होगा, थर्ड में और इसका हाफ हो जाएगा, फोर्थ में और इसका हाफ, और इस फिफ्थ में और इसका हाफ, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज सीन फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स दैट रेडियो एक्टिविटी इज अ गिवन सैंपल डिक्रीज टू 116 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर इट्स 4 हाफ टाइम। तो वन हाफ टाइम मतलब 2 की पावर, यहाँ पे क्या है, 2 की पावर आप लगा दो कितना, वन हाफ, एक हाफ लाइफ, ठीक है। और 4 हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, 1 2 की पावर 4 मीन्स 16, ठीक है। तो 4 हाफ टाइम पीरियड बाद कितना 116, ठीक है, चेंज हो जाएगा ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा आपको पता होना चाहिए रेडिएशंस के बारे में, अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। इसको मैंने क्लास में काफ़ी एक्सप्लेन किया था कि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आयोनाइजिंग पावर इसकी ज़्यादा होती है, लोएस्ट पेनिट्रेशन पावर कम होती है, कैन स्टॉप बाय इवन ए पीस ऑफ दिन फिल्म, ठीक है, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पावर कम है तो ये दिन पेपर से पास नहीं होगा, हैवी इन नेचर, यूज्ड इन मेडिसिन एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। और इसका एग्जांपल्स क्या है, हीलियम, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स ये निगेटिव चार्ज होते हैं और पेनी आयोडाइजिंग पावर कम होती है, लेस देन अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर है, 100 टाइम मोर पेनिट्रेशन देन अल्फा पार्टिकल, मीन्स इसका थोड़ा अगर कंपेयर करो तो 100 टाइम्स मोर पेनिट्रेशन पावर है, ठीक है। ब्लॉक बाई एल्युमिनियम प्लेट, बट ये एल्युमिनियम प्लेट के द्वारा पास तब भी नहीं हो रहा है, नेग्लिजिबल मास होता है, ठीक है। यूज्ड इन मेडिसिन फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। एग्जांपल्स है आपका आयोडीन 131, ठीक है। अगर गामा पार्टिकल्स की बात करोगे, ठीक है, गामा पार्टिकल्स की बात करोगे तो ये न्यूट्रल होते हैं, चार्जलेस होते हैं, आयोनाइजिंग पावर कम होता है, 10,000 टाइम मोर देन बीटा पार्टिकल्स, इनका पेनिट्रेशन पावर है, मतलब ये पास हो जाते हैं उस प्लेट से, इट कैन पास लेड ब्लॉक एलम प्लेट आल्सो, लाइट इन वेट, ठीक है। ये क्या है, हल्के होते हैं, यूज्ड इन मेडिसिन फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, आप कैसे रेडियो एक्टिव एक्टिविटी को मेजर कर सकते हो। तो उसके लिए 2 कैटेगरीज ऑफ डिटेक्टर यूज होते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ रेडिएशंस एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो पहला है गैस फील्ड डिटेक्टर, ठीक है। तो गैस फील्ड डिटेक्टर में क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर है, प्रोपोर्शनल काउंटर्स हैं और जिंजर मूलर है, ठीक है। इसको हम जीएम काउंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है गैस फील्ड डिटेक्टर। दूसरा स्केलेंटल डिटेक्टर, ठीक है। तो स्केलेंटल डिटेक्टर में क्या है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्किंटलेटर्स, ऑर्गेनिक स्केलेटर, ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स, फोटोग्राफिक इमल्सन्स, क्रेनिकल डिटेक्टर्स, थर्मोल्यूमिनेसेंस डोमिस्टर्स, ट्रैक ईच डिटेक्टर्स, ठीक है। तो अगर हम, ठीक है, तो जीएम काउंटर की बात करो तो जीएम काउंटर कंसिस्ट ऑफ किससे बना होता है, ये सिलेंड्रिकल सिलेंडर होता है 2-3 सेंटीमीटर इन डायमीटर,
एंड मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील से बना होता है, आर ग्लास कोटेड विद सिल्वर ऑन द इनर साइड व्हिच एक्ट्स एज ए कैथोड, तो कैथोड की तरह बिहेव होता है, ठीक है। सिलेंडर इज फिल्ड विद द इनर्ट गैस, इनर्ट गैस मींस सम आर्गन और हीलियम, ये क्या है, इनर्ट गैसेस उसमें फिल अप होती हैं। माइका एलवाइज विंडो इज हैव एबिलिटी टू पासेस थ्रू द रेडिएशंस, ठीक है। माइका एलवाइज विंडो इज हैव एबिलिटी टू पासेस थ्रू द रेडिएशंस, ठीक है। एट द एंड इलेक्ट्रिक पल्सेस मेजरमेंट डिवाइस इज अटैच, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पल्स मेजरमेंट का डिवाइस अटैच होता है। वर्किंग क्या है, वर्किंग कैसे करता है, रेडिएशंस व्हेन एंटर इनटू द सिलेंडर थ्रू माइका विंडो इट काज आयोनाइजिंग अप मैटर इनटू द इनर्ट गैस, ठीक है। तो इसमें क्या सबसे पहले क्या होता है, रेडिएशंस पास होता है सिलेंडर के इनटू सिलेंडर थ्रू माइका विंडो, इसमें माइका विंडो लगा रहता है और क्या काज करता है, आयोनाइजेशन ऑफ आइटम इनटू द इनर्ट गैस है। तो थोड़ा हम इसके बाद रेडिएशन डिटेक्शन एंड गैस फील्ड डिटेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये उसका फिगर है, ये फिगर है, और ठीक है। तो इसमें देख सकते हो ये क्या है, इंसिडेंट आयोनाइजिंग रेडिएशंस इसमें से हम पास करेंगे, ठीक है। और ये किसकी तरफ जाएगा, एनोड इसमें लगा होता है, ये वोल्टेज सोर्स का है, और इलेक्ट्रिकल करंट मेजरमेंट डिवाइसेस इसका लास्ट पॉइंट, लास्ट हुआ, ठीक है। तो एयर आर अदर गैस इसमें हम क्या करेंगे, फ्लो होगा, ठीक है। और ये एनोड की तरफ जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे मेजरमेंट किसका हो रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट का, ठीक है। इसमें कौन सी इनर्ट गैस यूज हो रही है, यहाँ पे इनर्ट गैस एयर आर अदर इनर्ट गैसेस हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन हाई वोल्टेज 330 1300 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर अट्रैक्टेड बाय द एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कितना वोल्टेज दे रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि 300 टू कितना है, 1300 वोल्ट, इसमें क्या है, हम वोल्टेज देंगे, इट इज ए वेरी हाई वोल्टेज, इट इज गिवन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ओके। एंड इलेक्ट्रॉन एंड आयन कहाँ पे अट्रैक्टेड बाई एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एनोड एंड कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो एनोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ, ठीक है। अलोंग विद द फ्लो ऑफ करंट ईच पार्टिकल्स of radiations produces pulses of current which can be recorded by counting the total number of pulses, ठीक है। तो along with the flow of the current each particle of radiation produces pulse of current, ठीक है। पार्टिकल्स क्या यहाँ प्रोड्यूस करेंगे, पल्स ऑफ करंट विच विल बी रिकॉर्डेड, कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, वो टोटल, वो रिकॉर्ड हो जाएंगे बाय काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ पल्सेस, ठीक है। ऑल द पल्सेस फ्रॉम जीएम काउंटर आर सम एम्पलीट्यूड फॉर एनी इंसिडेंट रेडिएशंस, ठीक है। तो इस जीएम काउंटर कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट रेडिएशन टाइप एंड देयर एनर्जी, ठीक है। इसका थोड़ा ड्रॉबैक्स है कि ये क्या नहीं कर सकता है, ये डिफरेंस नहीं शो कर सकता है बिटवीन रेडिएशन टाइप एंड देयर एनर्जी, तो ये इसका ड्रॉबैक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इन फार्मेसी, ठीक है। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर यूज्ड इन वेरियस ब्रांचेस लाइक डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये कोई भी डिसीज को डायग्नोज करने के लिए इसका एप्लीकेशन होता है, रेडियोथेरेपी में यूज होता है। स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। रेडियोथेरेपी मतलब कैंसर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कैंसर में रेडियोथेरेपी, तो उसमें इसका यूज हो जाता है। स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं, तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, किसी भी सिस्टम से माइक्रोब्स का रिमूवल, ठीक है। आइदर वो लिविंग हो या नॉन लिविंग प्लेस हो, तो वहां से हमें क्या, अगर माइक्रोब्स को किल करना, ये क्या कहलाता है, स्टेरिलाइजेशन। तो उसमें हम रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की रेडिएशंस का यूज करते हैं, रिसर्च में कर सकते हैं और एनालिटिकल एप्लीकेशंस में यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन मतलब किसी भी डिसीज को डायग्नोस करना, जैसे फास्फोरस 32, ठीक है, इट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। क्रोमियम 51, इट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ रेड सेल सर्वाइवल एंड वायलूम, ठीक है। तो फास्फोरस 32 का उपयोग कहाँ है, कैंसर के डायग्नोस में। क्रोमियम 51 का यूज कहाँ है, रेड सेल सर्वाइवल एंड वायलूम में, ठीक है। इट आल्सो यूज फॉर एस्टिमेट जीआई ब्लड लॉसेस थ्रू स्टूल और यूरिन, ठीक है। कहाँ पे यूज हो रहा है, एस्टिमेट द जीआई ब्लड, ठीक है, लूजेस थ्रू स्टूल और यूरिन, ठीक है। तो इसमें भी इसका यूज हो रहा है। कोबाल्ट 57 58 की बात करो तो इट इज मेजरमेंट ऑब्जर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में यूज हो रहा है। डायग्नोसिस ऑफ पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। पर्निशियस एनीमिया किससे होता है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से। तो इसमें भी कोबाल्ट 57 58 का यूज होता है। आयोडीन 131 की बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ थायराइड फंक्शंस में यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियोथेरेपी। तो सम रेडियो आइसोटोप्स व्हिच हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द डिसीज,
विदाउट द डिस्ट्रॉइंग हेल्दी टिश्यू। इसमें क्या है रेडियोथेरेपी में कि हमें जो भी सेल, जैसे आप कैंसर डिसीज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, कैंसर सेल को मारना है तो ये क्या करेंगे रेडियोथेरेपी में, रेडिएशंस उस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगी और किसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, पास वाली सेल जो नॉर्मल सेल्स है, ठीक है। तो इसका ये ठीक है, जैसे आयोडीन 131 किसमें यूज हो रहा है, हाइपरथायराइडिज्म में, ठीक है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर, ठीक है। तो आयोडीन का 131 यूज किसमें, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइड मींस थायराइड, थायराइड का बढ़ जाना, हाइपर हो जाना मींस बढ़ जाना, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर। कोबाल्ट 60 का यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन्वॉल्विंग सर्विक्स, वाजिना, यूट्रस, ब्लैडर, माउथ, टंग एंड लिप्स, ठीक है। तो ये किसमें यूज हो रहा है, कोबाल्ट 60 किसमें यूज हो रहा है, कैंसर कहाँ पे, सर्विक्स, अगर वेजिनल पार्ट में है, यूट्रस, ब्लैडर, माउथ, टंग एंड लिप्स में है, ठीक है। फिर फास्फोरस 32 किसमें यूज है, यूज ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर इन पॉलीस्थीमिया मींस इरिथ्रोसाइटोसिस, ठीक है, एंड ल्यूकीमिया। तो फास्फोरस 32 का यूज कहाँ पे, पॉलीसिथीमिया, पॉलीसिथीमिया में क्या, पॉलीसिथीमिया एंड ल्यूकेमिया, ठीक है। तो ये सारे मतलब कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो पर्टिकुलर डिसीज में यूज हो रहे हैं। फिर फॉर स्टेलाइजेशन पर्पस में यूज होते हैं, तो यूज फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबाइल ड्रग्स लाइक हार्मोन्स, विटामिन, एंटीडोट, सर्जिकल टेस्टिंग एंड डिस्पोजल सिरिंजेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें माइक्रोब्स को किल करना होता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेलाइजेशन में यूज होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स कोबार 60 की बात करें, यूज फॉर द स्टेलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस, कैथेटर्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ठीक है। रिसर्च एप्लीकेशन की बात करो तो यूज्ड इन द बायोकेमिकल रिएक्शंस में बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो किसमें यूज हो रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शंस में यूज हो रहा है एंड यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, अगर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जाना है तो आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो आयोडीन 131, सोडियम 24 एंड फास्फोरस 32 ये इसमें यूज होते हैं, ठीक है। एनालिटिकल की बात करते हैं तो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल डीलिंग विद द डायलूट सोल्यूशन, ठीक है। डायलूट सोल्यूशन में हम इनका यूज कर सकते हैं। लाइबलिंग, हैंडलिंग, स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की हम कैसे करेंगे, हम लाइबलिंग करना मतलब उस पे जो भी स्टिकर आप लगाओगे तो उसमें क्या क्या मेंशन करोगे, हैंडलिंग उसके कैसे करोगे एंड स्टोरेज कैसे करोगे। तो लाइबलिंग ऑन कंटेनर उस पर नेम ऑफ रेडियो आइसोटोप्स एग्जांपल आयोडीन 131 डिनोट किया जाएगा। फिर स्ट्रेंथ ऑफ माइक्रोक्यूरिया मिलीक्यूरी पर मिलीमीटर गिवन टाइम एंड डेट, उसकी स्ट्रेंथ को आप मेंशन करोगे। फिर रेडियो एक्टिव इंडिकेट्स वार्निंग, ठीक है, वहां पे वार्निंग का भी एक लोगो लगाओगे। नेम एंड परसेंटेज ऑफ एनी बैक्टीरियासाइड एडेड, अगर उसमें कोई बैक्टीरिया साइड मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाले एजेंट्स अगर उसमें ऐड करिए उनका नाम लिखोगे। इट इफ द नॉट स्टेटमेंट मस्ट बी देयर दैट अ प्रोडक्ट इंजेक्शन डज नॉट कंटेन एनी बैक्टीरियासाइड, तो अगर बैक्टीरियासाइड नहीं ऐड किया तो उस पर आप लिखोगे कि इट कंटेन नो बैक्टीरियासाइड। द एक्सपायरी डेट एंड नेम ऑफ मैन्युफैक्चर, उसका एक्सपायरी डेट और नेम ऑफ मैन्युफैक्चर किस कंपनी ने बनाया वो उस पे लेबल पे डिनोट होना चाहिए। हैंडलिंग काफी इसका थोड़ा सेंस मतलब सेंसिटिव हैंडलिंग है द रेडियो, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐसे होते हैं अगर बॉडी के अंदर गए तो ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो द रेडियो एक्टिव मटेरियल मस्ट नेवर बी टच विद हैंडल्ड बाय मींस ऑफ फॉरसेप्स। फॉरसेप्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो आर सुटेबल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि आप किस तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को पकड़ोगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्मोकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एक्टिविटीज। अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वहाँ पे आप कहाँ क्या नहीं करना है आपको, स्मोकिंग और क्या करना है, ईटिंग नहीं करना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करना वहाँ पे। शुड नॉट बी कैरिड आउट ऑन द लेबोरेटरी वेयर द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर हैंडल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं सुटेबल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। देखो यहाँ पे किस तरह के क्लोथ्स यूज होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को स्टोरेज या वहाँ पे काम जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे आपको किस तरह के क्लोथ्स पहनने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सील्डिंग, ये आपने खुद को सील्डिंग कर रहे हैं, मस्ट बी यूज व्हाइल द हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड बी kept in suitable labeled containers sealed by lead bricks and preferably in remote areas। तो लेबलिंग तो ये किसमें, लेड ब्रिक्स, ठीक है, ये इनका लेड से बने होते हैं तो उसमें रखे जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एग्जांपल्स ऑफ आयोडीन 131 और आयोडीन सॉल्यूशन बीपी, ठीक है। सुटेबल फॉर ऑरल रूट, ठीक है, ऑरल रूट के द्वारा दिए। ऑरल रूट क्या है यहाँ पे, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कंटेनर कंटेन सोडियम थायोसल्फेट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इट इज क्लियर कलरलेस सोल्यूशन, टी ऑफ इज 8.04 डेज। स्टोरेज अम्बर कलर ग्लास बोतल यूज किए जाते हैं। यूजेस क्या है, स्टडी आयोडीन अपटेक बाय द थायराइड ग्लैंड।
डायग्नोसिस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर मींस अगर थायराइड बढ़ गई या फिर कम हो गई है, हाइप कम हो गई मतलब हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ थायराइड एंड थायरोटॉक्सिकोसिस, मतलब ये टॉक्सिक टाइप ऑफ गोइटर है, इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो पैक्स। ठीक है, तो रेडियो पैक्स का डिफिनेशन क्या होता है? दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स व्हिच हैव एबिलिटी टू ऑब्जर्व एक्स रेज एंड ब्लॉक द पासेस थ्रू द टिश्यू। ठीक है, ठीक है, ये क्या करते हैं? एबिलिटी टू ऑब्जर्व एक्स रेज एंड ब्लॉक द पासेस इट थ्रू टिश्यू। ठीक है, ये एक्स रेज को ऑब्जर्व करने के लिए रेडियो पैक्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, कि टिश्यू तक ना पहुंचे। यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द बॉडी स्ट्रक्चर्स ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ इमेज। ठीक है, ये क्या है? डिस्क्राइब करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, एक इमेज आपको दे देंगे। इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है। ठीक है, जो कि कोई भी पार्ट्स की हो सकती है। ठीक है, एक्सरेज आर कैपेबल ऑफ पासिंग थ्रू मोस्ट सॉफ्ट टिश्यूज बट बोन्स, कार्टिलेज एंड टीथ आर कैपेबल ब्लॉकिंग द पासेज ऑफ एक्सरेज। तो ये एक्सरेज कहाँ पे पास हो रही है? ओनली सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, कहाँ पे पास नहीं होंगी? बोन्स, कार्टिलेज एंड टीथ। ठीक है, यहाँ पे एक्सरेज नहीं पास हो पाएंगे। ठीक है, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, एक्सरेज किस टाइप की है? रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस and interact with electrostatic field of electrons of an atom. नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ एन एटम ऑफ ए हायर एटॉमिक वेट, कैल्शियम 2 प्लस फास्फेट मतलब PO4 2 माइनस हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स टू इंटरफेयर विद द पासेज ऑफ एक्स रेज। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो एक्स रेज के पासेस के लिए ये जो कैल्शियम फास्फेट है, इनसे पासेस के लिए आपको इनका एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक है, या एन एटम ऑफ हायर एटॉमिक वेट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स टू इंटरफेयर, मतलब उनको इलेक्ट्रॉन और ज्यादा चाहिए कि इससे पास होने में। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह का इमेज आपको मिल जाता है। रेडियो पैक्स आर एडमिनिस्टर्ड लाइक बैरियम सल्फेट एंड आयोडीन फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज इन सॉफ्ट टिश्यूज। अगर सॉफ्ट टिश्यूज में कोई डिसीज हो रही है तो रेडियो पैक्स का यूज हो रहा है, विच शोज द इमेज ऑफ दैट ऑर्गन। उस इमेज का, ऑर्गन के इमेज को दे देता है। दे डू नॉट हैव फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट्स इन द बॉडी। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स मतलब आपकी बॉडी के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप जस्ट पास होंगी रेज और उसका इमेज आपको मिल जाएगा। ये आप मशीन है, आप रेडियो पैक्स को मतलब इमेज जो आपको प्राप्त होती है इस मशीन के थ्रू पास होगी। देख सकते हो इमेजेस। अब हम बैरियम सल्फेट क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला BaSO4, मॉलिक्यूलर वेट 233.39। सिनोनिमस की बात करेंगे, बैरियम सल्फेट, बैरियम मील। प्रॉपर्टीज, इट इज अ फाइन हैवी व्हाइट ऑर्डरलेस टेस्टलेस बल्की पाउडर फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल्स। ठीक है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन एसिड में थोड़ा स्लाइटली सॉल्युबल है, एल्कालीज एंड मेनी साल्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्युबल कहाँ पे सॉल्युबल है? सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्युबल है विद द फॉर्मेशन ऑफ बाइसल्फेट। ये बैरियम क्या बनता है? बाई सल्फेट साल्ट बना लेता है। जो भी साल्ट जितने भी होते हैं वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। यूजर्स की बात करते हैं, यूज एज रेडियो पैक्स कंट्रास्ट मीडिया फॉर द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन। इट इज एडमिनिस्ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंस, इट इज इनसॉल्युबल साल्ट इज नॉट एब्जॉर्ब। ठीक है, रोइंटिजनोग्राफिक और फ्लोरोस्कोपिक। ठीक है, बैरियम मील्स क्या होता है? इज यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मोटिलिटी एबनॉर्मलिटीज ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द माउथ टू डिप्डुनम। ठीक है, तो अगर आपको एलिमेंट्री कैनाल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे बैरियम मील्स यूज होगा। ठीक है, कहाँ पे? एलिमेंट्री कैनाल आपको पता है माउथ टू डिप्डुनम तक जाती है, तो वहां पे वहां की इमेज को डिटेक्ट करने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरे आप स्टमक विद बैरियम सल्फेट आप देख सकते हो। ठीक है, ये बैरियम सल्फेट का इमेज है। ठीक है, precautions से barium sulfate may be used cutaneously in the elderly persons. When absorbed in the blood can produce cardiac arrest. अगर ब्लड में आपके ये पहुंच जाएगा तो क्या है? कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, आपके हार्ट ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो काफी क्यूरियस यूज कॉशनली इसको यूज करते हैं पेशेंट में। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। डोसेज फॉर्म की बात करते हैं तो सस्पेंशन में एज ए सस्पेंशन फॉर्म में यूज होता है, सिंगल डोज पाउडर की तरह यूज होता है। सिंगल डिस्पर्जन प्रीफिल्ड कप्स ऑफ एनीमिया किट, डोजेस 60 to 40 ग्राम यूज होता है ऑरली, एंड रेक्टल के फॉर्म में यूज होता है 150 to 750 ग्राम्स। तो thank you for watching this video. Okay, and if you not understand any point of this lecture, uh, you can WhatsApp me. Okay, or you can ask in the class. Okay, so thank you for watching this video, and we will meet in the next video by taking new topic. Okay, so thank you for all. Okay.